हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स में किया था। इट वाज एक्सरसाइज 2.2 और हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.3 की चर्चा करेंगे। हम लोग उन सब प्रॉब्लम की भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर पैटर्न क्या होता है एंड लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है। तो लीनियर रिलेशनशिप हमने देखा कि एक इक्वेशन है, इस तरह से आप लिख सकते हो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे y क्या है, एक वेरिएबल है और x भी एक क्या है, वेरिएबल। दो वेरिएबल है y और x। तो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू चेंज कर रही है तो y की वैल्यू भी चेंज करेगी, राइट। तो क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। तो इफ x वैल्यू इंक्रीजेस y वैल्यू इंक्रीजेस एंड इफ x वैल्यू डिक्रीजेस y वैल्यू डिक्रीजेस। तो x की वैल्यू अगर ऊपर जाती है, मतलब 1 के बाद 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तो y की वैल्यू भी बड़ी होगी। और x की वैल्यू अगर छोटी लेते हैं तो y की वैल्यू भी छोटी हो जाती है, राइट। इस रिलेशनशिप को कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। बट उसमें एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है कि लीनियर रिलेशनशिप में जो दो टर्म के बीच में या दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब डिफरेंस फिक्स्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल यहां देखो, अगर आप 2 और 5 के बीच का डिफरेंस देखिए तो क्या है, 3। 5 8 का डिफरेंस कितना है, 3। 8 11 का डिफरेंस क्या है, 3। 11 14 का डिफरेंस क्या है, 3। तो इसके आगे वाला हम निकाल सकते हैं, 14 में 3 ऐड कर तो 17, है ना। तो इस तरह से चलता जाएगा। यहां पे क्या देख रहे हो, 3 मतलब प्लस, बढ़ रहा है ना। तो कितने से बढ़ रहा है, +3 से बढ़ रहा है। तो +3 ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू या आप इसको बोलते हो फिक्स्ड वैल्यू, यही आपका जो है दिस इज वैल्यू ऑफ ए। कौन सा ए, ये वाला ए, है ना। सेम चीज आप यहां देखो, सेकेंड ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 20 से 17 हुआ था, क्या हो गया, -3। 17 से 14 -3, 14 से 11 -3, 11 से 8 -3। तो फिर 8 से नेक्स्ट क्या आएगा, -3 करो तो 8 -3 5 आएगा। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या है, -3। यहां पे क्या था, प्लस। तो ए की वैल्यू, इसी को बाद में हम सीखेंगे जब लीनियर रिलेशनशिप डिटेल में पढ़ेंगे। इसी ए को हम कहते हैं स्लोप, बट एक्चुअल में समझने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। किस रेट से चेंज कर रहा है, मतलब अगर इसको 2 को 5 होना है तो +3 हो रहा है, रेट क्या हो गया, 3, है ना। 3 यूनिट से बढ़ रहा है, या 5 से 8 बनना है तो उसको फिर 3 यूनिट बढ़ना पड़ेगा, इसको भी 3 यूनिट बढ़ना पड़ेगा। तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू से चीजें बढ़ रही है। यहां पे कांस्टेंट वैल्यू से चीजें घट रही हैं, ठीक है। तो आप देखो लीनियर पैटर्न, इसी को कहते हैं लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या कब कहते हैं, लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार, अगर ये दोनों निकालना हो, ये दोनों का निकालना हो, ये दोनों का निकालना हो, तो दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है, राइट। सो अब क्या कहते हैं, लीनियर ग्रोथ, मतलब वो बढ़ रहा है या घट रहा है, राइट। तो अगर मान लीजिए ये x की वैल्यू है, ये बढ़ रही है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ये घट रही है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी। तो लीनियर ग्रोथ क्या होता है, व्हेन ए क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी मतलब मान लो कोई भी वेरिएबल, मान लो x इंक्रीज कर रहा है बाय द सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। 2 से 3 बढ़ा, 5 हो गया, 5 से फिर 3 बढ़ता है, 8 हो गया, 8 से फिर 3 बढ़ा, 11 हो गया। तो एवरी स्टेप पे ये फिक्स होता है,
इट शोज लीनियर ग्रोथ, इसी को कहते हैं लीनियर ग्रोथ, कि चीजें ग्रो कर रही हैं। फीचर्स क्या होते हैं इसके? द कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब किसी भी चीज के बीच, नंबर के बीच का डिफरेंस देख लो, वो क्या है? पॉजिटिव में है ना। और इसी के बाद अगर आप डीके देखोगे, लीनियर डीके क्या होता है? घटना, डीके मीन्स घटना। व्हेन ए क्वांटिटी डिक्रीजेस, जब कोई क्वांटिटी डिक्रीज करती है बाय द सेम अमाउंट एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे सेम वैल्यू से, फिक्स वैल्यू से घटती है, तो हम कहते हैं उसमें, उसके लीनियर पैटर्न में डीके हो रहा है। फीचर्स क्या है इसके? द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, जैसा कि हमने यहां पे देखा, ये घट रहा है 20 से 17, 17 से 14, 14 से 11, 8, इस तरह से चलता जाएगा। तो कितना घट रहा है? -3। 20 में कितना माइनस हो रहा है? -3। तो -3 किया 17, 17 में -3 किया तो 14। दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो -3 ही है, जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, राइट। तो कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। लीनियर ग्रोथ मींस, लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है इक्वल इंक्रीज, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होना है हर एक स्टेप पे, ठीक है, हर एक स्टेप पे। और लीनियर डीके का मतलब क्या होता है? इक्वल डिक्रीज एट ईच स्टेप। अब देखिए चैप्टर 2 में आपके एग्जांपल्स के कुछ एक्सरसाइज हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स में ये सारे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सारे पढ़ रहे हैं लीनियर पैटर्न। हम लोग पैटर्न निकालने की कोशिश करें, ठीक। अब यहां पे देखो, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा, मे भी हो सकता है मेरे इमेज को जो मैंने कॉपी करा है वो गलत, ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, बट लेट्स से इट्स ए स्क्वायर एज पर द क्वेश्चन, राइट, एज पर द क्वेश्चन। Predict the number of squares in the next 3 stages of the pattern and write the sequence up to stage 7. तो हर एक देखो इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। स्टेज 1 में सिर्फ एक स्क्वायर है, स्टेज 2 में कितने हो गए? ये 1 था, ये कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना हो गया? 1 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब देखो कौन से नंबर आपको आ रहे हैं? 1 3 5 7। तो लीनियर पैटर्न का मतलब क्या होता है कि या तो पॉजिटिवली वो ग्रो करेगा फिक्स नंबर के साथ, या नेगेटिवली वो घटेगा फिक्स नंबर के साथ। अब देखो इसके अंदर क्या है? 1 और 3, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो नेक्स्ट नंबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? यहां भी 2 से ऐड हो जाएगा, तो 7 + 2 ये 9 हो जाएगा। उसके बाद का नंबर निकालना चाहे तो 2 फिर यहां पे होगा, तो मतलब इसके बीच का भी गैप 2, इसके बीच का भी गैप, ठीक है। इसका मतलब, और गैप चूंकि फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? लीनियर पैटर्न है ये, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो हमेशा फिक्स होगा, और अगर वो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस है तो हम कहते हैं वो जो पैटर्न है वो लीनियर ग्रोथ का पैटर्न है। आप देख लो ऐसे ये बढ़ रहा है ना, 1 से 3 हो गया, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9 11 बढ़ते जा रहा है, राइट। सो ये एक लीनियर पैटर्न है, वो हम समझ गए। तो ये एक लीनियर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक टेबल इस तरह से बनाते हैं। इस टेबल में यहां पे लिख देते हैं स्टेज, और यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ये फर्स्ट के लिए रखो, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, ठीक है। अब स्टेज 1 है, स्टेज 1 है तो स्क्वायर कितने हैं? 1। स्टेज 2 पे कितने स्क्वायर है? ये दिया हुआ है कुछ, उसी में पैटर्न ढूंढना है हमें। ये क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। थर्ड स्टेज पे कितने हैं? 5 है। फोर्थ स्टेज पे कितने हैं? 7 है। तो ये पूछ रहा है फिफ्थ स्टेज पे कितना होगा, सिक्स्थ स्टेज पे कितना होगा, एंड सेवेंथ स्टेज पे कितना होगा, ठीक है। अब पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 3। तो जो पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है। इसमें 0 ऐड कर रहे हो, इसमें क्या ऐड कर रहे हो? 1 ऐड करो, इसमें क्या 2 ऐड करो, इसमें 3 ऐड करो, पैटर्न नहीं है, राइट। पैटर्न मतलब होता है वो फॉर्मूला जो सबके लिए फिक्स हो।
अब देखो क्या इसको हम 1 को 1 का अगर स्क्वायर करते हैं और -1 क्या आता है? 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना हो गया? 0। इसको 2 का स्क्वायर करो, माइनस फिर 1 करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3। इसको करो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 -1 क्या हो गया? 9 -1 8 होता है। तो ये भी एक पैटर्न नहीं, तो ये यहां भी फेल हो गया, यहां पे लग गया, लेकिन यहां पे भी नहीं लगा। तो पैटर्न का मतलब होता है जो सब नंबर्स के लिए फिक्स हो। अब एक दूसरी चीज करते हैं, स्टेज नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 से -1 को, ठीक है? तो पहला स्टेज है, पहला स्टेज, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और -1 किया, कितना हो गया ये? 2 - 1 = 1। फिर क्या है? दूसरा स्टेज है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो -1, तो कितना हो गया ये? 4 - 1 = 3। तीसरा स्टेज है, थर्ड स्टेज, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो -1 करो तो 6 - 1 = 5। फोर्थ करो, फोर्थ स्टेज 4 × 2 - 1 = 8 - 1 = 7। मतलब ये पैटर्न सबके लिए फिट हो रहा है, क्योंकि देखो स्टेज नंबर डालने से आपको ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर इसी तरह हम मान लेते हैं स्टेज 4 आते थे, अगर लेट द nth स्टेज इज n, तो nth स्टेज को अगर n ले लेते हैं तो n में कोई वैल्यू दिखाते हैं, किसी वेरिएबल में दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है? तो अगर स्टेज नंबर n हो गया तो इस हिसाब से क्या हुआ? तो स्टेज नंबर ये है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टेज नंबर को लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और -1। इसका मतलब nth स्टेज का फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, उसको लिखते हैं 2n - 1। तो ये आपका nth स्टेज का फॉर्मूला हो गया। अब इस पे किसी फॉर्मूले को फिट करो, हमें किसका निकालने बोला था? नेक्स्ट 3 स्टेज, 4 तक तो दिया हुआ, पांचवा निकालते हैं। तो 5 के लिए क्या होगा? 2n - 1 में n की वैल्यू कितनी? 5 रख देते हैं, तो 2 × 5 - 1 मीन्स 10 - 1 = 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। फिर 6 के लिए निकालोगे तो 2 × 6, n की वैल्यू 5 6 7 कर देते हैं, ठीक है? -1, तो 12 - 1 = 11। और फिर 7 के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 7 - 1, तो 14 - 1 = 13। तो ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये तो पहली बात हो गई, निकल गया। नाउ दे आर सेइंग यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में दिया हो तो ऑलरेडी पैटर्न दिया होता और हमने निकाला भी 2n - 1। अब ये कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स इन द 15th एंड 26 स्टेजेस एंड 26 स्टेजेस। तो एक देखते हैं, तो nth स्टेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth स्टेज का फॉर्मूला क्या है? 2n - 1, ठीक है? 15th स्टेज अगर हम निकालेंगे, मतलब 15th स्टेज में कितने स्क्वायर्स आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 50, n की जगह 15 रखो -1, तो 30 - 1 = 29 क्या होंगे? स्क्वायर्स आएंगे फिगर में, है ना? फिर कौन सा था? 26 स्टेज का। 26 स्टेज अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 26 - 1 = 52 - 1 = 51 स्क्वायर्स। ये हो गया, ये दोनों बात आप समझ में आ गई आपको। सो एक और क्वेश्चन है कि ऑल्सो डिटरमिन विच स्टेजेस कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स, ठीक है? कह रहा है कि टाइल्स nth स्टेज पे ये क्या है? नंबर ऑफ टाइल्स है ना? तो फॉर्मूला हमारा क्या है? 2n - 1, है ना? ये नंबर ऑफ टाइल्स को दिखाता है, तो 21 हो गया। तो 2n = 1 इधर जाएगा, 21 + 1, तो 2n की वैल्यू कितनी होगी? 22, और n की वैल्यू हो जाएगी 22/2, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो n = 11 स्टेज। 11 स्टेज पे कितना स्क्वायर्स मिलेंगे? 21 स्क्वायर्स। दूसरा क्या कह रहा है? 47 टाइल के स्टेज में मिलेगा, तो 2n - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 47।
तो 2n की वैल्यू कितनी होगी 47 प्लस 1 इज इक्वल टू 48। तो n की वैल्यू 48/2, ये कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम, तो n की वैल्यू 24। 24th स्टेज में 47 टाइल्स होंगे और 11th स्टेज में 21 टाइल्स और स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, स्क्वायर्स बोलिए बेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। बेला नाम की एक लड़की है जिसके पास 100 रुपीज पॉकेट मनी है। सी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। हर एक दिन 5 रुपए वो खर्च करती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹40? कितने दिनों के बाद उसके 40 रुपीज बचेगा? What amount will be left on the 15th day? How many days will it take for the entire amount to be spent? तो ये भी एक लीनियर पैटर्न जैसा है, देखते हैं। सबसे पहले बेला के पास इनिशियल अमाउंट कितना है? 100 रुपीज। ठीक है, डे 1 पे अगर हम देखें, डे 1 पे तो उसके पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 5, और इसी को लिख सकते हैं कि 95 रुपीज। ठीक है, डे 2 पे क्या होगा 100 रुपीज है और उसके 10 रुपए खर्च हो गए 2 दिन के हिसाब से, इसका मतलब क्या हो जाएगा 90। डे 3 पे क्या होगा 100 माइनस 15 और उसका अमाउंट क्या हो जाएगा 85। डे 4 पे क्या होगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। ये देखो ना, फर्स्ट दिन उसने 5 रुपए खर्च किया तो 105 माइनस कर दिया 95। दूसरे दिन में क्या होगा 100 रुपीज है उसमें 10 रुपए खर्च हो गया, है ना, तो क्या हो गया 90, है ना। अब इसमें क्या है 100 में थर्ड डे में 15 खर्च कर दिया 85 बचे, 100 में 20 खर्च कर दिए तो 80 बचे। अब इसी फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरह से, 100 माइनस कौन सा डे है फर्स्ट डे 1 और कितने रुपीस खर्च करता 100 इंटू लिख सकते हैं। ये दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस डे इज सेकेंड और खर्च कितनी कर रहे हैं हर डे का, एवरी डे का 5 है तो 2 दिन के लिए 5 इंटू 2। इसमें क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3 इंटू 5 थर्ड डे एंड 5 रुपीज पर डे। फोर्थ डे के लिए क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक हम अगर nth टर्म निकालना है, लेट द nth डे वैल्यू, जब n डे पे पहुंचेगा तो अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, है ना, वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखेंगे 100 तो था ही और उसको वो घटता जा रहा है, तो ये नंबर ऑफ डेज है, ये क्या है नंबर ऑफ डेज 4 3 2 1, तो n डेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा n और मल्टीप्लाइड बाय क्या हर दिन कितना खर्च करती है 5, तो ये किसको लिख सकते, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5n। ठीक है, nth डे वैल्यू, वैल्यू मींस उसके पास कितने पैसे बचे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अमाउंट लेफ्ट, कितने अमाउंट उसके पास बचे इज इक्वल टू 100 माइनस, तो ये आपका क्या हो गया एक लीनियर पैटर्न हो गया। ठीक है, अब इस पे n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आपको उसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹40। तो अमाउंट लेफ्ट की वैल्यू दिया हुआ कितना 40, तो n की वैल्यू निकाले कि कितने दिन के पास उसके पास 40 रुपए बचेंगे। ठीक है, तो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला हमने 100 माइनस 5n, है ना, तो अमाउंट लेफ्ट कितना बोला 40 रुपए कब बचेंगे, तो इसको लिखो 100 माइनस 5n, 5n को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा और 140 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5n की वैल्यू कितनी होगी 60, तो n की वैल्यू 60/5, ये कट जाएगा, टेबल आपको आते हो कि 5 12 12 5 50, तो n इज इक्वल टू 12 क्या डेज। जब वो 12वें दिन पे पहुंचेगी 12th डे में, तो उसके पास जो अमाउंट बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे, 15th डे के समय उसको क्या अमाउंट बचेगा, तो लेट्स से अमाउंट लेफ्ट का फॉर्मूला हमने निकाल लिया अभी लीनियर एक्सप्रेशन,
100 माइनस 5n। कौन से ऑन 15th डे पूछ रहे हैं वो लोग, कितना बचेगा? तो क्या हो जाएगा 15 डे का अमाउंट कितना बचेगा? 100 माइनस 5, डे की वैल्यू रख दीजिए 15 इक्वल्स टू 100 माइनस 75, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 रुपीज। मतलब 15th डे पे उसको कितने रुपीज उसके पास बचेंगे? 25 रुपीज। क्या और कोई क्वेश्चन है इसमें? देखते हैं इसमें। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट? कितना टाइम लगेगा उसके पूरे 100 रुपए को खत्म होने में? तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हो। आप जानते हैं अमाउंट लेफ्ट का अभी लीनियर एक्सप्रेशन हमने पैटर्न निकाला 100 माइनस 5n, ये फॉर्मूला। अब बोलता है उसके पैसे कितने हो जाने चाहिए? जीरो। जीरो कब होगा? तो 100 माइनस 5n। 5n को इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 100, n की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 5, 25 is 100, so n is equals to 20 डे, 20th डे। तो 20वें दिन उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। और ये सिंपल पता भी चलता है, अगर 100 रुपए आपके पास है और 5 रुपए एक दिन में खर्च कर रहे हो, तो 20 दिन में कितने खर्च हो गए? 20 डेज में 20 इंटू 5 100, तो 100 थे, 100 खर्च हो गए तो आपको जीरो होगा। तो अमाउंट जो उसका जीरो हो जाएगा 20th डे में। ठीक है, बात समझ में आई? ओके। An auto rickshaw fare starts at ₹25 and remains the same for the initial 2 kilometer. Then it increases by ₹15 per kilometer. What will be the fare for a travel of 10 kilometer? For how many kilometer will the fare be ₹130? तो ये कह रहा है कि एक ऑटो रिक्शा है जिसका फेयर स्टार्ट होता है 25 रुपए से। जैसे आप ऑटो पे बैठते हो, मीटर वो ऑन करता है, एक अमाउंट दिखता है 25 रुपए या 30 रुपए, है ना, अलग अलग शहर में अलग अलग है, तो वो फिक्स अमाउंट वो दिखता है। तो क्या वो 25 रुपए हम फ्री में दे रहे हैं? नहीं, उस 25 रुपए के बदले में हमें एक फिक्स डिस्टेंस वो कवर करता है। तो 25 रुपए में वही कह रहा है कि रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। उस 25 रुपए की वैल्यू क्या है कि उसमें से आप 2 किलोमीटर जा सकते हो। उसके बाद 2 के बाद जैसे तीसरा किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो वो हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर जो है वो कह रहा है कैसे है? 15 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, तो वो कह रहा है व्हाट विल बी द फेयर फॉर ए ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर कोई ट्रैवल करता है तो उसको कितने फेयर देने पड़ेंगे? ठीक है, मतलब किराया देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसको। फर्स्ट किलोमीटर अगर हम देखते हैं तो 25 ही रहता है, सेकेंड किलोमीटर देखते हैं तो 25 ही रहता है, बट जैसे थर्ड किलोमीटर वो जाता है वो क्या होता है? ये 25 तो आ ही रहती, ये तो फिक्स इतना चार्ज तो लग ही रहा था, तो दिखेगा ही, प्लस कितना किलोमीटर बढ़ गए? 1 किलोमीटर, डिफरेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के बाद एक्स्ट्रा जो किलोमीटर जाएंगे कितना है उसकी वैल्यू? 15 रुपीज। तो 25 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर फोर्थ किलोमीटर हो गया, इसको क्या कर सकते हैं? 25 प्लस 15 इंटू 2, तो इसका मतलब ये हो गया 25 प्लस 30, है ना। तो यहां पे अगर वो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसकी कितना देना पड़ेगा? 40 रुपीज। यहां कितना देना पड़ेगा? 55 रुपीज। राइट, ऐसे ही चले ना। वो पूछ रहा है 10 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा। तो अगर ऐसे ही हम बढ़ाते जाएं तो 10 किलोमीटर के लिए आपको क्या मिलेगा? 25 तो फिक्स है, प्लस 15, और कितना किलोमीटर होगा यहां पे? बताओ आप कितने किलोमीटर होंगे? 10 किलोमीटर है, बट ये 2 किलोमीटर के ऑलरेडी 25 दे चुका है, तो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8। लाइकवाइज यहां पे क्या होगा? 15 इंटू 1, यहां पे क्या होगा? 15 इंटू 2 किया हमने। देखो ये 4th किलोमीटर पे है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई क्या किया? 2, क्योंकि 2 किलोमीटर के ऑलरेडी वो 25 रुपए ले चुका है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 130, सॉरी 120, एंड ये आ जाएगा 145। तो 10 किलोमीटर पे उसको ये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, बट क्या इसको हम एक लीनियर पैटर्न के रूप में निकाल सकते हैं? लीनियर पैटर्न के रूप में हाँ देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, दो चीजें हैं, एक है फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल मतलब जो बदलने वाली
चार्ज है, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू टोटल फेयर, ये टोटल किराया हो गया। फिक्स चार्ज कितना है? 25 रुपए प्लस वेरिएबल क्या है? 15 रुपीज पर किलोमीटर लगेगा। तो 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के कितने लग रहे हैं? 15 रुपीज। तो अगर ये हुआ फॉर 1 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर के लिए निकाले तो फॉर 2 किलोमीटर क्या हो सकता है? 25 प्लस 2, 2 किलोमीटर हो गया इंटू 15, ठीक है। 2 किलोमीटर का मतलब ये हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। ये क्या है? ये 3rd किलोमीटर है ना, क्योंकि 2 तो चल चुका है तो ये एक्स्ट्रा चला, तो टोटल कितना? 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो इसी तरह मान लेते हैं, लेट द फेयर ऑफ, या फॉर लिखो, फॉर nth किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा? टोटल फेयर। अगर किसी ने n डिस्टेंस, n की वैल्यू क्या हो सकती है? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। एक और यहां देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर नेक्स्ट क्या हो जाएगी? 3, 4, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर चलेगा तो क्या हो गया? 25 तो 2 किलोमीटर के लिए दे दिया है, और ये क्या आ जाएगा? 3 एक्स्ट्रा चला तो 3 इंटू 15। तो आप क्या देख रहे हो कि 25 फिक्स है, 15 फिक्स है, 15 फिक्स है, 20, ये 3 किलोमीटर है तो ये 1 यहाँ पे आप वैल्यू ले रहे हो। अगर 4 है तो यहाँ पे 2 वैल्यू ले रहे हो। यहाँ पे 5 किलोमीटर चला तो 3 वैल्यू ले रहे हो। क्यों 3 ले रहे हो? क्योंकि 2 किलोमीटर का ऑलरेडी उसने ले चुके हैं, तो हम सिर्फ 3 किलोमीटर का ही देंगे। तो 3 किलोमीटर का 3 इंटू 15, तो टोटल कितना हो गया? 5 किलोमीटर के लिए निकल गया। तो अगर nth किलोमीटर चला है तो हम उसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे? 25 प्लस कितना माइनस हो रहा था? 5 किलोमीटर था तो 3 हो गया, 4 किलोमीटर था तो 2 हो गया, 3 किलोमीटर है तो 1 हो गया। कितना माइनस है डिफरेंस? 2 का माइनस हो रहा है। तो nth के लिए क्या हो जाएगा? n माइनस 2। किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 15 से, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 25 आप यहां भी छोड़ सकते हो, प्लस 15 इंटू एन, 15n माइनस 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15n माइनस 25 में से 30 गया तो -5। तो ये टोटल फेयर का क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसी हिसाब से हम निकालते हैं 10 किलो, हमने तो ऐसे निकाला था, अब फॉर्मूला से निकालते हैं 10 किलोमीटर का, है ना। टोटल फेयर फॉर 10 किलोमीटर क्या निकलेगा? टोटल फेयर का फॉर्मूला क्या हमने हमारे पास आया? 15n माइनस 5। तो 15, n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 5, 150 माइनस 5 इक्वल्स टू 145 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। फॉर्मूला से भी यही आया और हमने यहां भी निकाला था, ऑब्जर्वेशन से वो भी इतना ही, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी? रुपीज 130। अभी कह रहा है कि फेयर जो है 130 कब होगा? सो टोटल फेयर का फॉर्मूला है 15n माइनस 5, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 15n माइनस 5 तो बोलता है टोटल फेयर दिया उसने कि 130 रुपीज है, तो कितना ट्रेवल करा? तो 15n माइनस 5, हमें n निकालना है कितने किलोमीटर, तो 130 माइनस को इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको टू 15n, और n ये कितना हो जाएगा? 135 इक्वल्स टू 15n, और n की वैल्यू अगर लेंगे तो 135 डिवाइडेड बाय 15, सो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, बैलेंस 3, 5 35, 5 2 जा 35, 9 जा 27। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 9 किलोमीटर। मतलब अगर वो 9 किलोमीटर चलेगा तो वो 130 रुपीज पे ही करेगा। और ये क्लियर भी देखो, उधर हमने देखा था कि अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसने 145 पे किया, तो अगर 1 किलोमीटर से कम है क्या होगा? 15 इससे कम होगा, -15, तो देखो 145 आ गया, सॉरी 130 जो ये वैल्यू। अब आपका ये एक्सरसाइज सेट 2.3 है, जो आपके वो सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज थे, अब हमारे मेन एक्सरसाइज में। A student has rupees 500 in her saving bank account. She gets rupees 150 every month as pocket money.
how much money will she have at the end of every month from the second month onwards. Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो एक स्टूडेंट है, उसको 500 रुपए उसके सेविंग बैंक अकाउंट में ऑलरेडी हैं। हर एक महीने उसको जो पॉकेट मनी दी जाती है, क्या कितनी दी जाती है? उसको दी जाती है 150 रुपीज। तो बोल रहा है कि इसके लिए आप एक nth मंथ के लिए, सॉरी nth डे के लिए, आई बिलीव, और नहीं nth मंथ, सॉरी, सो nth मंथ के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट कीजिए, एक लीनियर पैटर्न का फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, इनिशियल अमाउंट अगर हम देखेंगे तो कितना है? 500 रुपीज। ठीक है, अब वो अगर वो फर्स्ट मंथ जाती है तो उसको कितना मिलेगा? 500 प्लस 150, इसका मतलब 650 रुपीज हो जाएंगे। सेकेंड मंथ में क्या मिलेगा? तो 500 प्लस 2 महीने हैं तो 150 से मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। 2 महीने हुए तो 150 मिले, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 500 प्लस 3, ये हो जाएगा 300, ये हो गया 800। अगर वो थर्ड मंथ है तो क्या होगा? 500 प्लस मंथ 3 है और 150 हर मंथ मिल रहा है तो कितना हो गया? ये हो गया 450 और ये हो गया 950। इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को अगर आप देखोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस मंथ 1 है तो कितना हो गया? 150 से मल्टीप्लाई किया, 150 इंटू 1, मंथ 1, नंबर ऑफ मंथ, फर्स्ट मंथ, 150 से मल्टीप्लाई किया, उतना आ गया। फिर क्या लिख सकते हैं? दूसरा क्या हो सकता है? 500 प्लस मंथ, दूसरा मंथ आ गया और उसको 150 एक और मिल गया। तीसरा क्या हो जाएगा? 500 प्लस 3 इंटू 150। Find a linear expression to represent the amount they will have in the nth month. Let the amount in nth month is a, मान लेते हैं, जो a n कर देते हैं। ठीक है, a n का मतलब अमाउंट इन nth मंथ। कितना अमाउंट मिलेगा? एक महीने में 1 इंटू 150, 2 महीने में 2 इंटू 150, 3 महीने में 3 इंटू 150, तो n महीने में कितना हो जाएगा? 500 तो रहेगा ही, प्लस मंथ लिखो और उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए एन लिखो या सिंपल लिखो, अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इक्वल्स टू 500 प्लस 150 एन। यही आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अब किसी भी महीने का वो पूछेंगे, आप एन की वैल्यू निकाल दो और आप उसको दे दो, इतना अमाउंट उसके पास होगा, है ना। इसमें भी क्या देख रहे हो? ये कैसा लीनियर पैटर्न है? ग्रोइंग लीनियर पैटर्न, ग्रोथ है, क्योंकि हर महीने एक फिक्स वैल्यू से क्या है? बढ़ता जा रहा है, तो ये लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A rally starts with 120 members. Each hour 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 and so many hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. तो क्वेश्चन कर रहा है कि रैली है, एक रैली में जो है इनिशियली सबसे पहले कितने लोग आए? 120 मेंबर्स थे। फिर क्या हुआ कि 1 घंटे में 9 लोग चले गए। ठीक है, फिर जैसे दूसरा 2 घंटा हुआ, 9 लोग और चले गए, तो टोटल कितने चले गए? 18। तीसरा घंटा हुआ, 9 पर्सन्स अगेन वेंट, तो टोटल हाउ मच? 27 पीपल चले गए। ठीक है, ये भी एक पैटर्न है, घटते जा रहे हैं एक फिक्स अमाउंट से, 9 9 9, है ना। तो ये लीनियर पैटर्न है। तो इनिशियल मेंबर्स कितना है? 120। ठीक है, तो ऐसे ही देखते, 1 घंटे में कितने लोग चले गए? 9। 2 घंटे में कितने जाएंगे? 18। 3 घंटे में कितने जाएंगे? 27, है ना। 4 घंटे में कितने लोग जाएंगे? 36, है ना। ये तरीका है। अब 120 है तो फर्स्ट आवर में क्या हो जाएगा? 120 माइनस 9, 129 और 10 में से 9 गया 1 और ये 11, 111 लोग बच गए। दूसरे घंटे में क्या होगा? 120 है और फिर कितने चले गए? 18 चले गए। कितने बच गए? 102 बच गए ना। तीसरे घंटे में क्या होगा? 120 माइनस 3 आवर्स में कितना? 27 लोग चले गए। तो 27 लोग चले गए, कितने बच गए?
120 को 27 से माइनस करो, 10 में 7 गया 3 और 11 में 2 गया 9, 93 लोग बच गए। आप क्या देख रहे हो, ये घट रहा है ना, और नेगेटिव है -9 से। और क्या है, यहां भी 9 घट रहा है, यहां भी 9, आगे भी 9 होगा, तो एक फिक्स नंबर से घट रहा है, बट ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या है, लीनियर डीके का ये एग्जाम्पल है। अब देखो, अब हमें बोलता है एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाइए, इसके लिए एक लीनियर फॉर्मूला बनाओ जो कि nth आवर के लिए हो। तो ये 3 आवर्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। मेंबर्स इन nth आवर, nवें घंटे में कितना होगा, क्या देख रहे हो, 120 तो फिक्स है, 120 फिक्स, 120 फिक्स। तो इसी को पहले एक और करना था, 120 को 120 माइनस कितना आ रहा है, पहला 1 घंटा 9 लोग चलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस 2 घंटे हैं 9 चले गए। इसको क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस 3 आवर्स इंटू 9 लिख दिए। तो nth आवर में कितना हो जाएगा, 120 माइनस n इंटू 9। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 120 माइनस 9n, यही जो है लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। नाउ हियर इज, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है ना, उसका लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बट ब्रेथ नहीं पता है। ब्रेथ की वैल्यूज दी हुई है, एक बार 12 है, एक बार 10 है, एक बार 8 है, इसका तो ब्रेथ की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। एक लीनियर पैटर्न निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए। तो पहले देखते हैं, एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, इसको नेम कर दो ABCD। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि अगर ये लेंथ है रेक्टेंगल में तो ये भी लेंथ होगा, और अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, ये भी ब्रेथ, मतलब विड्थ, ये लंबाई, ये चौड़ाई। रेक्टेंगल में आमने सामने का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, और ब्रेथ जो होता है आमने सामने वो सेम होता है। तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो दी हुई है, इट्स गिवन, कितना 13 सेंटीमीटर, 13 रख दिया, ब्रेथ को बी ही रहने देते हैं, है ना। तो इसका मतलब एरिया, एक एरिया को ए शॉर्ट में दिखाएं तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 13b। ये है लीनियर रिलेशनशिप एरिया और वेरिएबल ब्रेथ के बारे में। तो अब क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यूज पे एरिया का दिखाइए। अब इजी है, दिखाओ। फर्स्ट केस में क्या है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12, है ना, तो 12 दी हुई, तो एरिया कितना हो जाएगा 13b। तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, ये 13 10 जा 130 एंड 26 156 हो जाएगा ये। और ये क्या होगा, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, देखो जैसे हम लिखते हैं 13 जो है वो सेंटीमीटर में है, और 12 भी क्या होगा, वो सेंटीमीटर में है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 156, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर के सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको 156 स्क्वायर सेंटीमीटर भी कहते हैं। यूनिट देना बहुत जरूरी है, यूनिट मत भूलिएगा, नहीं तो आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। सेकेंड में क्या कह रहा है, b की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ये तो फिर एरिया निकाल दो इसका, 13b, 13 इंटू b की वैल्यू 10 मीन्स 130 स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात। थर्ड क्या है, थर्ड में है 8 सेंटीमीटर, सो b की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी 13b, इसका मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर। मैंने जानबूझ के अलग अलग लिखा कि दोनों चीजें सेम है, आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यहां पे मैंने बना के रखा है, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक्चुअली नॉट रेक्टेंगल, आई विल शो यू। जैसे ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये लेंथ है, ये जो है ये ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई है विड्थ, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये क्या है हाइट है। तो जब किसी फिगर में लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों हो तो वो एक ऐसा बन जाता है जिसमें हम कोई चीज रख सकते हैं।
उसमें वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम मतलब उसमें चीजें रखने आप रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे ये बॉक्स आपको देख के लग रहा है कि इसमें कुछ आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो ये मान लेते हैं कि ये वाला इसका लेंथ है, ये इसका मान लेते हैं ये हाइट है, ये मान लेते हैं इसका ब्रेथ है, ठीक है, कुछ ही मान लेते हैं। तो सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ मींस ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो, 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज दिस। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर है, रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर है तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। एरिया भी होगा लेकिन इसका क्या होगा, एरिया हमेशा फ्लैट सरफेसेस का होता है, क्योंकि इसमें हाइट भी है तो इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। ये आप पढ़ेंगे भी और कुछ पढ़ भी चुके होंगे आप। तो h यही होता है। तो मान लेते हैं हाइट नहीं दी हुई, तो हाइट नहीं दी हुई है, हाइट नहीं दी हुई है, तो मान लिया हाइट की वैल्यू क्या है, h है, h सेंटीमीटर, राइट। अब क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालिए जब हाइट की वैल्यू 5 है, 9 है और 13, ठीक है। देखते हैं। तो वॉल्यूम इसको तो हम देख लिया L इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं। L की वैल्यू कितनी है 7, B की वैल्यू 11, H की वैल्यू तो नहीं दी हुई है। 11 7 जा 77 H, और इसको मान लो शॉर्ट में जैसे मैंने बताया ये आपका लीनियर पैटर्न का एक्सप्रेशन हो गया, राइट। अब तो सिंपल है, आप H की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 77 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसका मतलब कितना हो गया 5 7 जा 35 का 5, बैलेंस 3, 5 से 35 एंड 3 3 38, इतना ये हो जाएगा सेंटीमीटर पे पावर 3। क्यों, ये ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि ये 77 जो है कैसे बना हुआ है, ये 77 बना हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, और हाइट आपने कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया 385, और ये सेंटीमीटर 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 मिलके सेंटीमीटर का क्यूब लिखते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब लिखते हैं। सेकंड सब में अब क्या है मल्टीप्लाई करना है, क्या है h 9 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 h, तो 77 h की वैल्यू 9 निकालो, कितना होगा 9 7 जा 63, बैलेंस 6, 9 7 जा 63 एंड 6 69, 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड का देखो h की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 h इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये मेरे ख्याल से 1001 आता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो सबकी वॉल्यूम निकल गई रेक्टेंगुलर बॉक्स की अलग अलग विड्थ पे, ठीक है, अलग अलग हाइट पे, सॉरी। ये मेरे ख्याल से आपका लास्ट है आपके चैप्टर का 2.3 का। तो देखते हैं, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। एक बुक है जो जैसे 500 पेजेस है उसको सरिता पढ़ रही है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो एक दिन में वो 20 पेजेस खत्म कर देती है। शी फिनिशेस 20 पेजेस इन अ डे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो अगर वो इस तरह से पढ़ती रही, बुक्स को वो रीड करती रही, तो 15th डे जब आएगा तो कितनी पेजेस पढ़ चुकी होगी, राइट। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। इसको लीनियर पैटर्न में भी दिखाना है, मतलब लीनियर फॉर्मूला भी निकालना है, और 15th डे पे कितने पेजेस बची हैं पढ़ने के लिए उसको भी निकालना है। चलो ठीक है। सो नंबर ऑफ पेजेस देखते हैं। नंबर ऑफ पेजेस कितने थे 500। एवरी डे है तो मान लेते हैं ये डे 1 है, डे 1 पे कितना उसने पढ़ा होगा 500 माइनस 20, मतलब कितना हो गया 480, ठीक है। डे 2 पे 500 में, तो एक दिन में अगर 20 पढ़ा तो 2 दिन में कितना 40 पढ़ा होगा, माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 460। अगर डे 3 की बात करें 500 माइनस 60 इज इक्वल टू 440, 440, ठीक है।
और भी आप निकाल सकते हो, मैंने डे 3 तक का निकाल दिया, ठीक है। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए, तो पैटर्न हम यहां से निकालते हैं। तो आप ये देखो 500 है, ये तो फिक्स था कि इनिशियल जो बुक है वो टोटल 500 पेजेस थे। अब माइनस, चूंकि पेजेस घटेंगे क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, डे 1 में कितना पढ़ा इसने, डे 1 को 1 लिखो मल्टीप्लाइड बाई 20 लिख सकते हैं। फिर इसको देखो 500 है माइनस टोटल 40 पेजेस पढ़ चुके, कौन सा डे था, सेकेंड डे, उसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली 40 आएगा, ठीक है। इसको देखो 500 माइनस डे 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, एक दिन में 20 तो 3 डेज में 3, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पेजेस लेफ्ट टू रीड ऑन nth डे, n दिन में कितने पेजेस बच जाएंगे उसके पास, क्या फॉर्मूला निकालेंगे, जब एक दिन का तो 480 बचा, सेकेंड डे में 460 बचा, थर्ड डे में 440 बचा, तो उसको फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते थे पैटर्न के रूप में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, nth डे में 500 माइनस ये नंबर ऑफ डेज, यही चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज को n मान लिया, इनटू कितना पेजेस पढ़ रही पर डे 20, तो इसको लिख देंगे 500 माइनस 20n, यही हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, किसके लिए, पेजेस लेफ्ट के लिए। अब तो इजी है, अब बोलो 15 डेज में कितना पेज बचेगा, पेजेस लेफ्ट का फॉर्मूला निकाला कितना, 500 माइनस 20n होगा, तो अब क्या हो गया 500 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो क्या हो गया 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200 पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। सो 200 पेजेस बच गए उसको पढ़ाई करने के लिए। तो आपका एक्सरसाइज सेट 2.3 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें और कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी बहुत अच्छी तरीके से, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें, देखें, समझें, फिर अपना काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लीनियर रिलेशनशिप्स में स्लोप और इंटरसेप्ट को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, राइट। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।